हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि एज वी आर एक्सपेक्टिंग जापान इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट ऑन 29th ऑफ जैन, तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। एज वी ऑल नो कि जापान इज़ प्रिपेयरिंग टू अनाउंस इट्स लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, व्हाट कुड दिस मीन फॉर ग्लोबल मार्केट्स, इन्वेस्टर्स, जापान की इकॉनमी एंड ओवरऑल क्रिप्टो फॉरेक्स या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। हम ये चीज़ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जापान का जो इंटरेस्ट रेट दैट वाज अल्ट्रा लो फॉर डेकेड्स। जापान ने काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट मेंटेन कर रखा है सिंस 1990s। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों था? दिस वाज बेसिकली द स्ट्रैटेजी टू टू एज ए रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो कि एसिड बबल की वजह से हुआ था 1990s में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो लो रखे थे, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो ऐसे उधार लेना, वो बोरो करना हो गया, या फिर ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ की को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो एकदम लो रखा था, एंड दैट वाज फॉर डेकेड्स। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि देयर वाज अ ग्रोथ इन एनवायरनमेंट जो कि डिफ्लेशन की वजह से हो रहा था, उससे काफ़ी ग्रोथ हो गई, फॉलिंग प्राइसेस। उसके बाद नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस हुए थे 2016 में। तो बैंक ऑफ जापान ने क्या किया था 2016 में, टू कॉम्बैट परसिस्टेंट डिफ्लेशनरी प्रेशर जो आ रहा था, ठीक है, उसको हराने के लिए बेसिकली उन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस किए थे। ये काफ़ी अनकन्वेंशनल पॉलिसी थी, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं दे दे आर चार्ज फॉर होल्डिंग एक्सेस रिजर्व्स एट द सेंट्रल बैंक। ठीक है, एंड दैट समहाउ forced them to lend more to the business and consumers। तो उनका जो गोल था दैट वाज टू बूस्ट स्पेंडिंग एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, जिससे इकोनॉमिक जो है वो ऐसे 2% इन्फ्लेशन टारगेट तक चला गया था। ठीक है, ये हो गया बेसिकली थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक ओवरव्यू कि क्या अब तक रहा है जापान में। अब आई विल टॉक अबाउट द इश्यूज कि क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जापान में जो अभी वो फेस कर रहा है। आई विल ट्राई कि मैं उसको एक नोटपैड के थ्रू समझा सकूं। आई हैव रीड दीज आर्टिकल्स, एक ये आर्टिकल हो गया और एक ये आर्टिकल हो गया, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो दैट यू कैन रीड इट आउट। बाकी मैं समराइज़ कर देता हूँ आर्टिकल को कि क्या क्या इश्यूज अभी हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इश्यूज लिखूँ तो एक तो है आपका डिफ्लेशनरी। ठीक है, जो क्या हो रहा है कि मतलब नॉट डिफ्लेशनरी, इसको पूरी तरीके से ऐसे कहेंगे डिफ्लेशनरी प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, डिफ्लेशनरी प्रेशर। दूसरा हो गया मेरे हिसाब से एजिंग, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो जापान में एजिंग का ही है। ठीक है, और तीसरा हो गया कि एक्सपोर्ट पे काफ़ी डिपेंडेंसी है ना जापान की। देखो यार, ये सारी चीज़ें आपको उतनी शायद बोरिंग लग रही हों, बट इवेंचुअली ये सारी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट डालती हैं मार्केट पे एंड ओवरऑल इकोनॉमी। अगर आपको समझना है, अगर आपको सच में इकोनॉमिक्स समझना है, तो आपको इन सब के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाय सेल, शॉर्ट लॉन्ग तो चलता रहेगा, बट ऐसे मार्केट को समझना की जो समझने की एक शक्ति होती है वो आपको इकोनॉमिक्स से ही आती है। एनीवे, मैं आपको पहले बताता हूँ डिफ्लेशनरी प्रेशर से मेरा ये मतलब है कि अगर जनरल प्राइस लेवल ऑफ जो सामान है, जो सर्विसेज है, अगर उसमें एक डिक्रीज रहा तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू हो जाएगा, क्योंकि जापान में बेसिकली इट इज़ ड्यू टू वीक डोमेस्टिक डिमांड एंड द कॉशियस कंज्यूमर बेस। तो दिस कैन डिस्करेज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एज पीपल एंड बिजनेस एक्सपेक्ट प्राइसेस टू फॉल इन द फ्यूचर। तो उससे होगा क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। अगर सेम चीज़ ये रही, डिफ्लेशनरी प्रेशर रहा हमेशा, तो होगा यही कि स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को उतना करेज मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि जापान के पास सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा हायर सीनियर सिटीजन्स हैं और डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है। इस डेमोग्राफिक ट्रेंड से ये होता है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं कि लेबर फोर्स नहीं रहेगा, गवर्नमेंट को पेंशन और हेल्थ केयर पे काफ़ी स्पेंड करना पड़ेगा, कंज्यूमर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे नहीं स्पेंड होगा क्योंकि ओल्डर जनरेशन है। तो एक तो दूसरा ये चैलेंज आ गया। तीसरा हो गया एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी, कि जापान का ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी हो गया, इस पर काफ़ी ज़्यादा रिलायंट है ना आपका ये जापान। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इट ऑल्सो एक्सपोज इकोनॉमी टू द ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस, की भैया ट्रेड की टेंशन हो गई, एक्सचेंज रेट हो गया कि करेंसी को एक्सचेंज करना है, उसमें वॉलेटिलिटी आती रहती है। तो ये सारी एक बड़ी प्रॉब्लम है जापान के एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो अब जापान का एक्सपोर्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और उतना ही कम कॉम्पिटिटिव हो जाएगा इंटरनेशनली, क्योंकि प्रेशर्स बहुत हैं। ठीक है,
अब ये सारे जो फैक्टर हैं कलेक्टिवली दे पुट प्रेशर ऑन जापान इकोनॉमी एंड प्ले अ वेरी सेंट्रल रोल इन शेपिंग इट्स मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। ठीक है, कि कैसे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, क्या होगा, ये सब काफ़ी बड़ा प्रेशर और काफ़ी बड़े फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं। अब जो बैंक ऑफ जापान है उनका जो बेसिकली फोकस रहता है वो लो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे रहता है एंड दिस कैन बी अ रिस्पॉन्स टू दीज चैलेंजेस। ठीक है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ में कभी भी रुकावट ना आए। समझ में आ गया कि कैसे इंटरेस्ट रेट हाइक को वो लोग कम करते हैं ताकि इन सारे इश्यूज से बच सकें। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जापान के जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस हैं दे इन्फ्लुएंस टू क्रिटिकल एरियाज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। चलो ये तो हो गए इश्यूज। अब ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे फ़र्क डालता है ना, ये भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, ये चीज़ें ऐसे एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकती, मतलब एक छोटी वीडियो में 10-12 मिनट की वीडियो तो मिनिमम है। बाकी चाहूँ तो मैं इस पर 50 मिनट डिस्कशन कर लूँ, बट वो भी कम पड़ेगा। तो एक हो गया करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट मतलब अब जापान का जो यान है, ठीक है, तो होता क्या है कि जो बैंक ऑफ जापान है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ जापानीज का जो करेंसी है। अब अगर जापान को लो इंटरेस्ट रेट रखने हैं और लेकिन बाकी जो देश है वो अगर रेट्स हाइक करते रहेंगे तो जापान का जो यान है वो वीक हो जाएगा ना कंपैरेटिवली फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि बाकी लोग ज़्यादा हायर रिटर्न दे रहे हैं, राइट। तो इससे ये होता है कि जो बैंक ऑफ जापान है वो अगर कभी भी रेट्स को अनएक्सपेक्टेड हाइक कर देता है तो फिर क्या होगा कि इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स। लेकिन जो ये फ्लक्चुएशंस हैं इससे जापान के एक्सपोर्ट इकोनॉमी इन सब पे फर्क पड़ सकता है, और वीक यान से एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं ग्लोबली। तो एक तो ये हो गया, लेकिन जो स्ट्रांग हो जाएगा मतलब अगर उसका हमने वो बढ़ा दिया तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। तो अब एक आ जाता है ग्लोबल बॉन्ड मार्केट पे जो फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब ग्लोबल मार्केट्स पे क्या फर्क पड़ेगा कि मान लो एक एक ट्रेड है, इट इन्वॉल्व्स बोरोइंग मनी इन करेंसी विद लो इंटरेस्ट रेट टू इन्वेस्ट इन एसेट्स विद हायर यील्ड्स। ठीक है, लेकिन जापान का जब अल्ट्रा लो रेट होगा तो दैट वुड बिकम पॉपुलर फंडिंग करेंसी फॉर कैरी ट्रेड्स। ठीक है, अब उससे यही होगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अगर जो उनकी बॉन्ड यील्ड्स हैं और उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से अगर वो इंपॉर्टेंट है ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में, तो अगर थोड़ा भी चेंज आएगा जापान के यील्ड में उससे प्राइस और मूवमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हों, चाहे वो इंटरनेशनल बॉन्ड मूवमेंट्स हों, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो। ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ जो मैं बात कर लेता हूँ कि जो शायद मेरे लिए मेनली जो लोग वेट कर रहे होंगे कि आउटकम क्या हो सकता है ना उसका आउटकम क्या हो सकता है। तो आउटकम क्या हो सकता है अगर रेट्स अनचेंज रहें, लेकिन जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है उसमें ऐसा है कि सर्ज आने वाला है। ठीक है, अगर रेट्स अनचेंज रहें तो कोई इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इससे क्या होगा कि सेम ही रहेंगे सिंस मार्केट टिपिकली रिएक्ट मोर स्ट्रांगली टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो अनएक्सपेक्टेड जब है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सरप्राइज हाइक आ जाता है तो सरप्राइज हाइक में यही होगा कि एप्रिसिएशन ऑफ येन हो गया। ठीक है, अब उसके जगह से क्या होगा कि जो हायर रेट्स है उससे जो यान का जो इतनी भी रिलेटेड एसेट्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, इंक्रीज डिमांड होगी। अब इसके हिसाब से क्विक बॉन्ड सेल ऑफ हो सकता है। बॉन्ड सेल ऑफ मतलब एग्जिस्टिंग बॉन्ड विद लोअर यील्ड्स। अब उनको ऐसे क्विक सेल ऑफ होगा तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा पूरे मार्केट को एक क्विक सेल ऑफ में। अब अगर क्विक सेल ऑफ होगा तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि इट विल इफेक्ट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट। तो दैट इंक्लूड्स क्रिप्टो, दैट इंक्लूड्स फॉरेक्स, दैट इंक्लूड्स इक्विटीज, सब पे इफेक्ट आएगा। तो क्रिप्टो में यही है कि डिजिटल एसेट से कितना फ़र्क पड़ेगा वो ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट इक्विटी ट्रेडर्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि फाइनेंशियल और एक्सपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ से। ठीक है, तो अगर आप इन आर्टिकल के थ्रू जाओगे, चाहे वो ये हुआ या ये वाला आर्टिकल हुआ जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो इसमें ये बताया गया है कि जो बैंक ऑफ जापान है दैट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक इन लास्ट 17 ईयर्स। जो काफ़ी टाइम से इनका लॉन्ग स्टैंडिंग था कि हम एक ही इंटरेस्ट रेट करेंगे, हाइक नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। अब एंड ऑफ नेगेटिव रेट्स हैं कि एक जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है इनका वो जो पायलट काफ़ी टाइम से मार्क था वो 2016 में जो मतलब इन्होंने बनाया था वो अब चेंज हो रहा है एंड केप्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट -0.1%। फिर इससे यील्ड कर्व में काफ़ी कंट्रोल आएगा। स्टॉक मार्केट में जो रिएक्शन आया इनका इंडाइसिस जो है निकी है। तो फिर इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं,
बेसिकली ग्लोबल कंपैरिजन हमने कर लिया कि सेंट्रल बैंक कैसे रेट कट्स में कैसे इफेक्ट आता है। इसके अलावा बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रॉडर कंटेक्स्ट यही है कि जापान मार्केट हैज़ बीन रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ग्लोबली, ठीक है। अभी तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनके अगर जो अनएक्सपेक्टेड रेट्स हाइक होंगे उससे काफ़ी बड़ा क्विक सेल ऑफ तो आ सकता है, बट डेफिनेटली वो बाय बैक भी उतना ही तेज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मैं टीए पर्सपेक्टिव से या फिर मार्केट पर्सपेक्टिव से बताऊं तो काफ़ी अच्छे अच्छे जब ये सेल ऑफ हो तो आपको देखना है कि कहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, कहाँ पे आप किन प्राइसेस पे आप अपने इक्विटी बॉन्ड्स या फिर क्रिप्टो ही कहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। करेंसी इंप्लीकेशंस यही आ सकती हैं कि जापान के इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस होंगे दैट सम हाउ इन्फ्लुएंस द येन, एंड उससे इन जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आएगा ही, ठीक है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही है कि जो बैंक ऑफ जापान है वो एक बहुत कॉशियस अप्रोच रखेगा टू दीज हाइक्स, क्योंकि इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं जापान की, जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी उनके इश्यूज़ हैं तो उसमें वो काफ़ी ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही कुछ भी कर देगा। तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें आप ऐसे मैं डाल दूंगा। बाकी गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि व्हाट आर द इश्यूज वी आर अप टू एंड हाउ कुड जापान के इंटरेस्ट रेट प्लान टू सॉर्ट इट आउट। बेसिकली मतलब आपको समराइज करूँ तो आपको अगर सेल ऑफ आता है तो दैट वुड फॉर बाइंग ओनली, दैट वुड बी फॉर बाइंग ओनली इन एनी मार्केट, इन एनी ग्लोबल मार्केट, ठीक है। ये मेरा एक समराइज्ड ओवरव्यू हो गया कि होता क्या है, कैसे आप इंटरेस्ट रेट को समझते हो, कैसे इन इश्यूज को समझते हो, कैसे एक देश के ग्लोबल मार्केट ट्रेंड को आप समझते हो। क्योंकि टीए तो एक तरफ है, बट आपको फाइनेंस समझने के लिए इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी, और इकोनॉमिक्स समझना है तो आपको ये सब समझना ही पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स थी आज, बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का एक पूरा वीडियो है, इसमें ऐसा कुछ टीए ऐसा तो नहीं है, बट आई गेस ये सब ज़रूरी होता है फॉर अ बेटर ओवरव्यू ऑफ अ मार्केट, क्योंकि जब तक आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी तो आप फाइनेंस तो कहाँ ही समझोगे, ठीक है। तो इसको उस तरीके से मत देखना कि टीए है, इसको थोड़ा सा फंडामेंटल समझना कि कैसे एक देश को क्या क्या चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, क्या क्या इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से या फिर ट्रेड पर्सपेक्टिव से या लॉन्ग टर्म एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, काफ़ी हैं जो इश्यूज़ के पर्सपेक्टिव से जो देश में चल रहे हैं, कैसी कैसी चीज़ें उनको हैंडल करनी पड़ती हैं। So, okay guys, that is it. I hope you have liked the video. In case you are new to the channel, don't forget to subscribe it and turn on the notifications bell. बाकी हम मिलते रहेंगे और वीडियोस लाते रहेंगे और लाइव्स करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड गुड बाय, टेक केयर।